निफ्टी एट 1 लाख बाय 2034, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मतलब व्हाई इंडियन इक्विटीज फॉर नेक्स्ट 10 years, ये एक थॉट प्रोसेस के साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थोड़ा थॉट प्रोसेस और थोड़े से कंपाउंडिंग के नंबर्स पे फोकस करने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो उसी एंगल से भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना है। प्लस दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है, सो आप सभी को दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली एंड न्यू ईयर, कमिंग न्यू ईयर। और हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। एंड अगर आप कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शंस लेते हो, देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। प्लस ई लर्निंग कोर्सेज भी आपको उसके साथ एक्सेस उसका मिल जाएगा। और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल प्लानिंग का ई लर्निंग कोर्स जरूर देखिएगा दोस्तों। एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच वहां पे आपका डेवलप होगा। Rather than focusing on individual stocks, let's focus on the total portfolio जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो investindia.in को जरूर विजिट कीजिएगा। अब आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं और यहां पे पूरे नंबर्स के साथ, पूरे थॉट्स के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को या ये पर्टिकुलर निफ्टी वाला जो एंगल है वो मैं समझाने वाला हूं। सो व्हाई इंडियन इक्विटी फॉर नेक्स्ट 10 years, ये थोड़ा सा पहले समझते हैं। ओके, सो इसके पीछे के पहला पॉइंट क्या है कि जो इक्विटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा वो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। सो इंडिया जीडीपी ग्रोथ, सो आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स आल्सो रिगार्डिंग इंडिया। फिर वो वर्ल्ड बैंक की हो, आईएमएफ की हो, आरबीआई की तरफ से भी, दो इतने लॉन्ग टर्म नहीं निकलते, बट ओवरऑल कभी कभी वो लॉन्ग टर्म थोड़ी सी स्टोरी कैसे हो सकती है जीडीपी की, इस एंगल से हमने किया। सो FY25 का जो जीडीपी का ग्रोथ का नंबर है वो अराउंड 6.7 to 7% रहेगा, ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्शंस है। FY26 to FY28 यहां पे जो ग्रोथ रहेगा वो अराउंड 6.5% प्लस रहेगा। FY28 से लेके FY31 तक ये ग्रोथ अराउंड 6.5 to 6.8% रहेगा। ये डिफरेंट प्रोजेक्शंस रिपोर्ट्स निकाले थे वहां पे। एंड लास्ट वाला जो लेग रहेगा FY31 to 34, ये जो है वो 6 to 6.5% के बीच में रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज जो जीडीपी का ग्रोथ रहेगा, अपना रियल जीडीपी ग्रोथ जो रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 decade, दैट वुड बी अराउंड 6 to 7% के बीच में रहेगा। 6 to 7%, चलो 6.5% कंसिडर करके यहां पे हम चलते हैं। देन जो रिटेल इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस है, दोज प्रोजेक्शंस आर बिटवीन 4 to 5%। व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट? रिटेल इन्फ्लेशन, सो व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैं हमेशा आप लोगों को एक थॉट प्रोवोक करने की कोशिश करता हूं कि जो इक्विटी रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस हम सेट करते हैं वो किसी चीज से अगर लिंक्ड रहेंगे तो वो दैट इज ऑलवेज गुड। एंड हमें ये ब्रॉडर लेवल पे बात करनी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स आर नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट। बिलीव मी, कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो टोटल पोर्टफोलियो पे अगर आप फोकस करोगे तो ही आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे, बिकॉज गोल अचीवमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये दो नंबर्स अगर मैं ऐड करता हूं, रियल जीडीपी एंड रिटेल इन्फ्लेशन, तो हमें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ मिलता है। एंड दैट पर्टिकुलर ग्रोथ वुड बी बिटवीन 10 to 12%। सो 10 से 12% का ये नंबर रहेगा। जो अर्निंग्स का ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ जो है इसी दौरान, मतलब फॉर द नेक्स्ट 10 years, अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगी वो 200 बेसिस पॉइंट्स ऊपर रहेगी कंपेयर टू योर नॉमिनल जीडीपी। सो अराउंड 10% पे 12% और 14%, सो 12 to 14% का अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर में हम देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 decade। मैं डिकेड की स्टोरी, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वी लाइक नंबर्स टू फॉलो। तो 1 लाख का निफ्टी का नंबर बोला तो उसके पीछे के क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं, तो वो कैलकुलेशंस को बैक करने के लिए ये सारा नंबर्स मैं आप लोगों के सामने यहां पे रख रहा हूं। सो जीडीपी ग्रोथ के एंगल से, रिटेल इन्फ्लेशन के एंगल से, अर्निंग्स ग्रोथ के एंगल से ये नंबर्स हमारे सामने आ गए। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस? 12 to 14% ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ।
और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर नंबर विल डिसाइड द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सो इसीलिए ये नंबर पे हमें फोकस करना ज्यादा जरूरी है। सो मैं लास्ट में इसको लिंक भी कर दूंगा कैलकुलेशंस के लिए। अब दूसरा जो पॉइंट है जो हमारी जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये नंबर्स तो अल्टीमेटली आ गए हमारे सामने, बट ये कैसे आएंगे ये थोड़ा सा समझते हैं। सो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन एक्चुअली इज गोइंग टू हेल्प इन ग्रोइंग अस। सो ये ग्रोथ जो आने वाली है जीडीपी की, ये इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से, यंग पॉपुलेशन की वजह से आने वाली है। करंटली मीडियन एज क्या है इंडिया का? सो मीडियन एज जो है इंडिया का वो है 29 ईयर्स ओल्ड। मतलब अगर एवरेज एज हम निकालते हैं इंडिया का, तो एवरेज एज है 29 ईयर ओल्ड। सो वी आर क्वाइट यंग कंट्री। सो कंजम्पशन बहुत जबरदस्त रहेगा यहां पे। सो बाय 2030 90 करोड़ इंडियंस जो है वो प्रोजेक्टेड वर्कफोर्स है। 90 करोड़ इंडियंस प्रोजेक्टेड वर्कफोर्स जो है इंडिया में वो है 90 करोड़। सो ये पर्टिकुलर चीज इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां से ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ वो बढ़ने वाला है वो पर्टिकुलर नंबर। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट बिग ये चीज। सो ये पर्टिकुलर ये जो चीज होती है तो ये क्या ड्राइव करता है? सो ये एक तो अगर इतना जबरदस्त वर्कफोर्स होगा तो प्रोडक्टिविटी जबरदस्त तरीके से यहां पे ड्राइव होगी, कंजम्पशन भी जबरदस्त तरीके से यहां पे ड्राइव होगा, ऑब्वियसली इनोवेशन वगैरह, बिकॉज टेक रिलेटेड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, या फिर एजुकेशन भी, टेक्निकल एजुकेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो यहां इनोवेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और अल्टीमेटली ये सारी चीजों का जो इफेक्ट रहेगा वो होगा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और हमें सबसे ज्यादा ये चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। सो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ये अर्निंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सो अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ेगी बिकॉज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड उस तरीके से प्ले आउट होने वाला है। बाय 2030 बाय 2030 almost 60 crore people will live in urban India. सो ये मेजर कंजम्पशन का सेंटर रहेगा अर्बन इंडिया। सो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस पे फोकस करना ही होगा। सो हम ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाएंगे अभी। सो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो उनको वो फोकस करना ही होगा। when we are looking at the federal governments also, जो स्टेट गवर्नमेंट है फेडरल स्ट्रक्चर में हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ दे आर ऑल्सो कंपीटिंग विद ईच अदर। फिर आप तमिलनाडु की बात कर लो, कर्नाटका की बात कर लो, तेलंगाना की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, नॉर्दर्न स्टेट्स की बात कर लो। तो हर जगह पे डेवलपमेंट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो उस एंगल से अर्बन पॉपुलेशन भी अगर बढ़ेगी तो 60 करोड़ तक जा सकती है बाय 2030, ये प्रोजेक्शंस है। सो फोकस ऑन टैलेंट रिलेटेड, टेक रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत ज्यादा रहेगा। ये इफिशियंसी बढ़ाएगा ये पर्टिकुलर सेक्टर। सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट कि ऑटोमेशन वगैरह सारी चीजें आने से जॉब्स कम होंगे। बहुत सारे प्रोजेक्शंस आए थे 90s में, कंप्यूटर्स आएंगे तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयबल नहीं रहेंगे। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ी उसके बाद। सो अंडरस्टैंड कीजिए कि होंगी, नई चीजें आएगी, डिसरप्शन लगेगा, बट आई थिंक ह्यूमन नेचर है वो, उसमें बहुत सारी चीजें फाइंड आउट होती रहेंगी एंड बहुत सारा जो वर्क फोर्स है वो एब्सॉर्ब होता रहेगा। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें होने से सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? सो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है, जो हम हमेशा बात करते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन, सो डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गोइंग टू डबल। सो यहां से ये पर्टिकुलर नंबर विल ग्रो टू $6 ट्रिलियन। सो मतलब आप समझो कंजम्पशन अल्टीमेटली विल हैव मतलब जीडीपी की तरफ ही उसका एक सबसे बड़ा एंगल रहेगा। सो $6 ट्रिलियन का कंजम्पशन बाय 2030 डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा। सो ये रहेगा एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह हम देख रहे हैं, सी एक चीज समझिए, लास्ट 1-2 साल में जो हुआ है, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़े हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ा है ग्लोबल लेवल पे, तो इसका इंपैक्ट हर कंट्री, हर इमर्जिंग मार्केट पे हुआ है फ्रॉम द फ्लोज पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहां एफडीआई कम होने का वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं
तो रिस्क प्रीमियम ज्यादा मांगती है इन्वेस्टमेंट्स। तो उस केस में अगर वो नहीं मिलता है, वो ग्रोथ के नंबर शॉर्ट टर्म में नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियसली डिसीजंस जो है वो पोस्टपोन होते जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट सीइंग हाई ग्रोथ नंबर स्पेसिफिकली इन एफडीआई पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दे विल टर्न बैक, सो दे विल रिटर्न बैक, डोंट वरी अबाउट इट। सो करंटली भले ही वो थोड़ा बहुत नंबर डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, बट दे विल हैव टू, आखिर उन्हें आना ही है, जरा देर लगेगी इसमें, बट दे विल कम बैक, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, $6 ट्रिलियन। सो आई थिंक ऑब्वियसली ये भी एक नंबर है, अगर इतना कंजम्पशन होगा तो वो भी अर्निंग ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो ये समझिए उस केस में। सो ऑब्वियसली जो लिस्टेड प्लेयर्स होंगे तो वहां पे वैल्यूएशंस वगैरह अट्रैक्टिव, मतलब थोड़ा सा डिमांड ज्यादा रहेगी, तो रिटर्न्स एंगल से प्रीमियमनेस वगैरह वो वहां पे मिल सकता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो इसके बाद व्हाट इज द रीजन व्हाई इक्विटीज विल डू वेल? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन सेविंग्स। सो पहले जो पैसा सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में जाता था, गोल्ड में जाता था, एफडीज में जाता था, तो कहीं ना कहीं वो एवेन्यूज जो है वो अब इक्विटी मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज द करंट एसआईपी बुक? म्यूचुअल फंड एसआईपी बुक कितनी है इंडिया में करंटली? द बुक इज 24,500 crore ईच मंथ। चलो नेट इन्वेस्टमेंट 10 से 12,000 करोड़ का भी हम यहां पे कंसीडर करते हैं आफ्टर रिडेम्पशंस एंड एवरीथिंग, स्टिल दिस इज अ वेरी बिग नंबर। अराउंड 1.2 to 1.5 लाख करोड़ रुपीज इतना फ्लो जो है वो एसआईपी से मार्केट में आ रहा है। सो आप समझो the kind of outflows we have seen from foreign institutional investors, and still markets are down by 6 to 7% from their peak. इतना मतलब अगर $10 बिलियन से ज्यादा पैसा एक महीने के अंदर मार्केट से निकल चुका है, एंड वी आर स्टिल सिटिंग एट हार्डली 6-7% अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई लेवल, तो आप समझो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टैकल दिस पर्टिकुलर आउटफ्लो फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और आज नहीं तो कल वापस उनको आना ही होगा, उसके भी पीछे के रीजन समझेंगे, वो भी एक एंगल हम समझेंगे। प्लस जो ईपीएफओ का पैसा आता है, ईपीएफओ का जो पैसा आता है ईटीएफ्स पे, और वो तो मतलब अपने इंडेक्स ईटीएफ्स में ही आता है। सो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का ये नंबर अभी सामने आया है, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर इज 27,105 करोड़ रुपीज। 6 महीने में इतना पैसा आया है, इसको डबल कर दे साल भर के एंगल से, तो 54,000 करोड़ रुपीज का फ्लो जो है वो ईपीएफओ से ईटीएफ में आ रहा है, यानी कि इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। सो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड एसआईपीज प्लस 54,000 crore rupees from EPFO. So almost 2.04 लाख करोड़ रुपीज जो है वो हमारे पास इंडियन मार्केट में, इंडियन इक्विटीज में कमिटमेंट आ रही है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारा इसमें से जो कॉर्पस है वो आईपीओज वगैरह में एब्सॉर्ब हो सकता है, विच इज गुड। सो जब डिमांड रहेगी तो सप्लाई विल बी क्रिएटेड, एंड दैट्स हाउ द मार्केट्स विल बिकम, कैपिटल मार्केट्स विल बिकम मोर एंड मोर वाइब्रेंट। तो वो बहुत जरूरी है। सो वो सारी सी सॉ बैटल सारी चलेंगी, इसके बीच में पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे, अर्निंग्स डिसअपॉइंट करेंगे, मॉनसून खराब हो सकता है, मॉनसून अच्छे भी होंगे, तो ये सारे फैक्टर्स है। बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर गोइंग टू अचीव is between 10 to 12% nominal GDP growth, and that's why the earnings growth would be 12 to 14%. और जो ये हिकअप्स भी इन बिटवीन आते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लेके गए, फिर क्या होगा, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ केस स्टडी ओवर हियर कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ जो सेविंग्स हुआ है, जो इक्विटी मार्केट्स की तरफ पैसा आ रहा है, दे विल टेक केयर ऑफ द वॉलेटिलिटी ओवर द शॉर्टर ड्यूरेशन. Or shorter duration is not 1 or 2 days or 15 days, 20 days, 1 month. It could be around 12 to 18 months also. Less than 3 years is a short-term horizon for us. 3 to 5 years is a medium-term horizon, and 5+ years is a long-term horizon. And that's why we always say that कि अगर 5 साल plus ही horizon है, तो ही equity asset class में आपने आना चाहिए. तो उस एंगल को समझिए. So यहां 2.04 लाख करोड़ रुपीस का फ्लो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आ रहा है. Apart from that,
जो HNIs का पैसा आता है, जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आता है, ये अलग है पूरा, जो डायरेक्ट स्टॉक्स वगैरह में आता है या फिर लमसम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सो वो अलग है पूरा, PMS का पैसा कंप्लीटली अलग है। सो यहां आप समझो द काइंड ऑफ कमिटमेंट वी आर हैविंग इन द मार्केट्स, एंड हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे वो कितनी कम हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट सीइंग वेरी irrational behaviors in our stock markets. Otherwise, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी नंबर्स हम देखते हैं 10-10 बिलियन डॉलर के भी, तो अगर पुराना मार्केट होता और डिपेंडेंसी एफआईएस पे होती तो आज हम कम से कम 30 से 40% नीचे होते फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल्स, या ऑल टाइम हाई लेवल्स तक, या हमारे ऑल टाइम हाई लेवल्स भी यहां से काफी नीचे होते। सो यहां फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाइब्रेंट या फिर एक मजबूत इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, वो एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रीजन है व्हाई इंडियन इक्विटीज विल डू वेल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 years, द आंसर इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी FPIs या फिर FIIs हम जिनको बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये भी बहुत ज्यादा फ्लो यहां से भी होगा, भले यहां हम रिसेंट पास्ट में थोड़ा सा आउटफ्लो देख रहे हैं, बट MSCI इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है, जिसमें अगस्त 2024 में जो इंडियन स्टॉक मार्केट का वेटेज है, दैट वेटेज इज 19.9%। कितना? 19.9% अराउंड टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज पर MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स वेबसाइट पेज। टोटल AUM जो है उनका, जो फॉलो करता है इनको, वो है अराउंड $1.3 ट्रिलियन, जो इंडेक्स को फॉलो करता है। बहुत सारा एक्टिवली मैनेज फंड्स होता है जो इंडेक्स को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता, बट अंडरवेट, ओवरवेट, न्यूट्रल वो रहते हैं। सो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उनसे भी आता है, कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, डिपेंडिंग द मार्केट सिचुएशन। सो मतलब इसमें अगर 20% की हम बात कर रहे हैं, 20% की अगर यहां पे हम बात करते हैं, तो क्लोज टू $260 बिलियन का जो हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स है, प्लस जो इंक्रीमेंटल पैसा होगा, जो इंक्रीमेंटल फॉलोइंग होगी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को, MSCI इंडेक्स को जो फॉलो करती है, वो पैसा भी इंक्रीमेंटली आ सकता है हमारे पास। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड आफ्टर 10 years इवन दिस पर्टिकुलर वेटेज ऑल्सो कैन गो बियॉन्ड 25 to 30%। आई विल नॉट बी सरप्राइज विद दैट, द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर सीइंग। सो ये भी पैसा आएगा इंडिया में। सो ये तो एक इंडेक्स हुआ, एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स हुआ, और भी बहुत सारा एक्टिवली मैनेज्ड FIIs वगैरह यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन रही है हमारी कि फ्लोज की तरफ से डिमांड कैसे क्रिएट होगी। अब नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर नंबर इज इंपॉर्टेंट, अब हम निफ्टी के कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 बाय 2034 क्या हो सकता है। सो मैं अगर 1 लाख की केस अभी आपके सामने रख रहा हूं, तो ये केस कैसे, कौन से नंबर्स बैक कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा समझते हैं। ओके, सो अभी व्हाट इज दी EPS, निफ्टी 50 का करंट EPS क्या है? निफ्टी 50 का करंट EPS है 1060। व्हाट इज करंट P? दैट इज अराउंड 23। सो करंट P इज 23। सो अब जिस तरीके से फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरीके से इक्विटी की डिमांड बढ़ी है, सो दैट्स व्हाई दैट प्रीमियमनेस इज देयर। सो अगर वो नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रेशर ऑन द वैल्यूएशंस। सो अब थोड़ा अलग अलग 3 केसेस देखते हैं। सो हमने क्या बोला है, 12 से 14% का अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम लार्ज कैप्स, अच्छे लार्ज कैप्स में भी देखते हैं, जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या फिर सेंसेक्स वगैरह, ये ऐसी कंपनीज जो है यहां पे अगर आता है, ठीक है। सो 12% की ग्रोथ का पहले नंबर थोड़ा सा देखते हैं। सो 1060 का अगर 12% से CAGR रहेगा अर्निंग ग्रोथ में, तो व्हाट वुड बी द EPS, निफ्टी 50 का EPS आफ्टर 10 years क्या हो सकता है? सो दैट नंबर वुड बी अराउंड 3292। निफ्टी 50 का जो EPS रहेगा वो 3292 है। करंटली B रेशियो है 23। अगर 12% लोअर साइड में अर्निंग्स ग्रोथ रहती है, इसको मैं 12 से, सॉरी, इसको मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूं, 21 का P रेशियो अगर हम ये करते हैं, तो दैट नंबर विल बी अराउंड 69,130, अराउंड अप्रोक्सीमेटली। आप कर सकते हो कैलकुलेशंस। सो 69,130 का ये नंबर हो सकता है अगर मैं लोअर साइड में 12% की अर्निंग्स ग्रोथ 10 साल के लिए कंसिडर करता हूं। तो मीडियम जो 12 से 14 में दूसरा नंबर क्या आ सकता है कि 1060 का 13% का CAGR रहा अर्निंग्स ग्रोथ। ये सी फाइनेंस इज अ गेम ऑफ एजम्पशंस,
ये एग्जैक्टली ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, वी डोंट नो, बट इट्स ऑलवेज गुड कि क्या हो सकता है। और हम हमेशा बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जाते हो तो 12% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चलो। सो इवन 69,000 का भी निफ्टी विल नॉट डिसअपॉइंट यू आफ्टर 10 years। आप कैलकुलेशंस करके देख लो आपका वेल्थ कैसे ग्रो होगा रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते रहोगे तो। और वोलेटिलिटी की वजह से CAGR इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन अ हायर साइड कंपेयर्ड टू lump sum investment come at these valuations, from these valuations। तो उसमें आई थिंक SIP वे इज द बेस्ट वे टू डू योर इन्वेस्टमेंट्स, नो डाउट अबाउट दैट। फ्यूचर कैश फ्लोज को अच्छी तरीके से आप डिसिप्लिन भी करवा सकते हो वहां पे। सो सेकंड केस 13% CAGR से EPS कितना होगा निफ्टी 50 का? सो दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी क्लोज टू 3,600, 3,598 समथिंग वो नंबर आता है। इस पे मैं 23 का पी रेशियो लगाता हूं जो करंट पी रेशियो है। सो देन निफ्टी वुड बी अराउंड 82,750 अप्रोक्सीमेटली। सो 82,000 तक निफ्टी हो सकता है अगर 13% का CAGR रहेगा, अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी निफ्टी 50 में। दिस कुड बी द नंबर आफ्टर 10 years। और तीसरा जो अच्छा सिनारियो अगर हम कंसिडर करते हैं 1060 से 14% का अगर CAGR होता है, अर्निंग्स ग्रोथ CAGR 14% की CAGR रहेगी अर्निंग्स ग्रोथ। सो वहां पे जो EPS बनेगा वो 3929 होगा निफ्टी 50 का। और इसको मैं अगर इतना अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ होगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इवन 25 का पी रेशियो कुड बी अ पॉसिबिलिटी इन बिटवीन। सो 25 का पी रेशियो अगर होता है तो अराउंड 98,250 का निफ्टी हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक। ऑब्वियसली यूफोरिया नहीं बोलेंगे बट पॉजिटिव मोमेंटम जो सो कॉल्ड थिंग्स में 1 लाख तक भी निफ्टी 50 जा सकता है। सो व्हाट इज मतलब इसमें ये सारे नंबर्स के साथ बात करने का सबसे बड़ा रीजन होता है टू मोटिवेट यू पीपल टू थिंक लॉन्ग टर्म। सो कंपाउंडिंग का जो एक्चुअल इंपैक्ट है वो यही हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है होल्डिंग में। और यहां हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, अगर स्मॉल एंड मिड कैप उस पे एक 100 या 200 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा अर्निंग्स ग्रोथ दे सकते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो द काइंड ऑफ वेल्थ यू विल क्रिएट by having a proper allocation, sub allocation to these equity asset classes, like 15 to 20% allocation towards small cap, 20 to 25% allocation towards mid cap effectively, and remaining should be into large cap। 50 से 55% का लार्ज कैप एलोकेशन और 40 से 45% का स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन टोटल मिला के ऐसा 100% एलोकेशन इन इक्विटी एसेट क्लास। डेट का अलग है, मैं इक्विटी के सब एसेट एलोकेशन की बात यहां पे कर रहा हूं। तो आई थिंक यू विल अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। और वो ब्लेंड भी जो डेवलप होगा, aggression with small and mid cap and stability with large caps, I think that is going to be a phenomenal case which will get developed for you people। So कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो प्लीज इन्वेस्टरनेट.in को विजिट कीजिएगा एंड हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन सिंगल रिसर्च प्रोडक्ट, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस या फिर फंडोमीटर। और अगर कॉम्बो ऑफर्स और या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाते हो then the discounts would be as high as 75%। प्लस फ्री लर्निंग कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का ई लर्निंग कोर्स को एक्सेस लेना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।